नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है मेरा इस सीरीज का जो है वो 10 नंबर का क्लास है, 10वां सेट है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और अपने आप को आंकिए कि हम किस पानी में हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। इनमें है ऑप्शन खून चूसने वाला, या बिच्छू, या अंकुश कृमि, या केचुआ। कौन जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का उदाहरण है। तो ये जो है वो बिच्छू जो हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप का उदाहरण हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप को हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। इसमें जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो जंतु है वो इस ग्रुप के अंतर्गत है, इस संघ के अंतर्गत है आर्थ्रोपोडा में। इसलिए इसे जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ के नाम से जाना जाता है। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ के नाम से किसे जाना जाता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या प्लास्टिड, या कोशिका भित्ति, या तारा का है। और डी नंबर का राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये जो है तारा काय हो जाएगा। जंतु कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है, तो तारा काय। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। और राइबोसोम जो है ये भी जो है ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि केवल जंतु कोशिका में, तो ये तारा काय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। तरल को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। क्या उद्वासन, या उदरपातन, या संघनन, या वाष्पीकरण। ये कौन सी प्रक्रिया जो है वो तरल को सीधे क्या करती है, वाष्प में बदल देती है। तो ये जो है वो कौन करता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा ऐसा होता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, जब हम लोग कपड़ा वगैरह सुखाते हैं तो ये पनिया जो है वो सूख करके उड़ के कहाँ जाता है, तो ये जो है वो धूप जो है ना इसको वाष्पित करके ये ऊपर ले जाता है, और ऊपर जो है ये बादल के रूप में बन जाता है। वाष्पीकरण का उल्टा जो होता है वो संघनन होता है। वाष्पीकरण का उल्टा क्या होता है, संघनन होता है। इसमें भाप जो है मतलब जो वाष्प के रूप में रहता है, ऊपर बादल बन जाता है नीचे से जाके, वही जो है द्रव के रूप में नीचे गिरता है। द्रव के रूप में क्या करता है, नीचे गिरता है। तो ये जो वाष्पीकरण का उल्टा क्या होता है, संघनन होता है। हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण में क्या होता है, तो ये द्रव से वाष्प में बदलता है, द्रव से वाष्प में। और संघनन में क्या होता है, वाष्प से द्रव में। मतलब बादल जो हो गया वो वाष्प के रूप में हो गया, और द्रव के रूप में जो है वो पानी गिरने, मतलब वाष्पीकरण का उल्टा संघनन होता है, वाष्प से द्रव में। एक पूछता है उदरपातन। उदरपातन क्या होता है, उदरपातन ठोस से गैस में, ठोस से गैस में। अगर कोई वस्तु जो है वो ठोस है और ये अगर ये गैस के रूप में उड़ जा रहा है, अगर कहीं रखा हुआ है ज्यादा दिन तक और ये उड़ गया रखा, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, उदरपातन का। उदरपातन का उदाहरण जो है हम लोग ज्यादातर कपूर में देखते हैं कि डिब्बा में ही रखा रहता है, डिब्बे में रखल उड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो कपूर हो जाएगा। एक नेफ्थालीन होता है, नेफ्थालीन। एक अमोनिया क्लोराइड होता है। ये सब क्या होता है, रखले उड़ जाता है। और संघनन किसका, ये वर्षा किसका है, तो वर्षा जो है वो संघनन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला 4 नंबर का रहा है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या केले का सड़ना, या शरीर में भोजन का उपापचय, या वाष्प का जल में बूंदों का रूपांतरण, या एक अंडे को पकाना। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो शरीर में ये वाष्प
जल में बाष्प का जल में बूंदों का रूपांतरण, मतलब इसमें पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कौन परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कौन परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर कोई वस्तु एक फॉर्म में बदल जाने के बाद फिर वापस पहले वाले फॉर्म में नहीं आता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिकी में क्या होता है कि जैसे कि वो दूसरा फॉर्म में बदल गया और फिर वापस से पहला फॉर्म में आ गया, ये क्या होता है, तो इसका उदाहरण जो है वो भौतिक परिवर्तन। तो केले का सड़ना, जब केला सड़ जाएगा तब वापस केला बनेगा नहीं ना, तो ये जो है किसका उदाहरण है, रासायनिक का। शरीर में भोजन का उपापचय, जब शरीर में भोजन का आपका पाचन हो जाएगा तो क्या वो फिर से भोजन बनेगा नहीं ना। एक अंडे को पकाना, जब अंडे को हम पका लेंगे, कच्चा अंडा को जब हम उबाल देंगे तो ये फिर कच्चा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन बाष्प का जल में बूंदों का रूपांतरण, बाष्प का हम जल के बूंद के रूप में रूपांतरण भी कर सकते हैं और फिर बाद में उसको वाष्प के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, या 10 हर्ज से 2000 हर्ज, या 10 हर्ज से 20,000 हर्ज, या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो ये 20 से 20,000 हर्ज होती है। 20 से 20,000 के हर्ज जो है वो व्यक्ति सुन सकता है। अगर इससे कम हो गया तो कम होगा तो नहीं सुनेगा, क्या होगा, नहीं सुनेगा। और ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, अगर इससे तो बहरा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, प्रश्रव्य तरंग, प्रश्रव्य तरंग ये जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ये क्यों, कौन कौन सुनता है, तो ये साउंड को जो है वो 20,000 से ज्यादा हर्ज वाला कौन कौन सुनता है। इसका एग्जांपल कौन हो गया, इसका एग्जांपल जो होगा वो डॉग हो जाता है, कैट हो जाता है, और चमगादड़, बैट्स, चमगादड़, ये सब जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे सुनता है, प्रश्रव्य तरंगे सुनता है। एक होता है अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंग, ये कितना होता है, इसका जो होता है आवृत्ति कितना होता है, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 से कम। इसे कौन कौन सुनता है, इसका एग्जांपल, इसे हाथी, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन, ये सब जो है इतना कम ध्वनि को सुनता है, ठीक है। इसीलिए अगर कभी कभी भूकंप आ जाता है ना, तो जो सबसे कम सुनता है तो ये लोग जो है वो पहले सुन लेता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर का आ रहा है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक होता है। पारसेक किसका मात्रक होता है, क्या समय का, या वेग का, या दूरी का, या कोण का, किसका होता है। पारसेक इनमें से किसका मात्रक होता है, तो पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय पिंड भी दूरी का मात्रक होता है, तो ये प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। तो ये इसका होता है एक मान, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये पारसेक जो है ना दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है, मतलब कि ये प्रकाश वर्ष से भी 3.5 गुना ज्यादा होता है, प्रकाश वर्ष से 3.5 गुना ज्यादा होता है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में तय की गई सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश जो होता है वो 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो ये 3 लाख मीटर जो है वो दूरी तय करता है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा दूरी तय करता है ये एक पारसेक बराबर 3.5 गुना इसका है।
7 नंबर कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 6 1:16 होता है। कितना होता है? 1:16। अगला क्वेश्चन है इन 8 नंबर की, इनमें से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? प्रोटीन का स्रोत नहीं है मतलब जो हम खाना खाते हैं तो इसमें से कौन है जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो क्या अंडा या मांस या खाद्य तेल या दूध? इनमें से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो ये जो है खाद्य तेल जो हो जाएगा वो हमारा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। इसलिए जो है हम लोग को भोजन में ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 9 नंबर का रहा है कि प्राध्वनिक विमानें उड़ती है। प्राध्वनिक विमानें उड़ती है सुपरसोनिक। प्राध्वनिक विमानें उड़ती है ध्वनि की चाल से या ध्वनि की चाल से कम चाल के साथ या ध्वनि की चाल के अधिक चाल के साथ या प्रकाश की चाल से। तो ये प्राध्वनिक विमानें उड़ती जो है वो ध्वनि की चाल से। किसकी? ध्वनि की चाल से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना नंबर था ये? 9, इसमें नंबर नहीं है, 10 नंबर होगा। प्रतिक्रिया के दौरान उत्तरदायी होता है। प्रतिक्रिया के दौरान क्या उत्तरदायी होता है? क्या कोर्टिसोल या मेलाटोनिन या प्रोलैक्टिन या एचडीएच हार्मोन या एडीएच? हाँ, एडीएच हार्मोन। क्या प्रतिक्रिया के दौरान क्या उत्तरदायित्व होता है? मतलब कि जब से लड़ाई झगड़ा होता है ना तो कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तेजित होता है, उस टाइम गुस्सा क्यों हो जाता है आदमी? तो ये कोर्टिसोल। क्या होता है? कोर्टिसोल। मेलाटोनिन के कारण क्या होता है? इसके कारण जो होता है, इसके कारण क्या होता है? नींद वगैरह, नींद में कमी आने लगती है। मतलब नींद ये नहीं आएगा, कमी आती है। और भी इसके कारण बहुत से चीज होते हैं। प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन की क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन या दूध उत्पादन में वृद्धि करता है। दूध उत्पादन में वृद्धि तथा स्तन ग्रंथि को बढ़ाता है। स्तन ग्रंथि को बढ़ाता है। ठीक है, को बढ़ाता है। चलिए, ये एडीएच क्या होता है? इसका होता है एंटी ड्यूरेटिक। इसका फॉर्मूला होता है एडीएच, ऐसे है एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसके ज्यादा स्राव से, अगर ये ज्यादा निकलने लग जाए, ज्यादा स्राव से टॉयलेट जो होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। ये हार्मोन अगर ज्यादा स्राव होगा ना तो टॉयलेट यानी पेशाब ज्यादा होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि इनमें से जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? क्या CaSO4 इंटू ये 12H2O या MgSO4 इंटू 12H2O या MgSO4 इंटू 2H2O या CaSO4 इंटू 2H2O? इनमें से जो है वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर का कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? मतलब स्तनपायी किसे कहते हैं? तो जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे हम स्तनपायी कहते हैं। तो ये जो क्या हो जाएगा? व्हेल मछली या अफ्रीकी हाथी या दरियाई घोड़ा या ध्रुवीय भालू। सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर इनमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। तो ये लंबा कितना होता है? व्हेल मछली लंबा 33 मीटर लंबा होता है। इसका वजन कितना होता है? 180 मीट्रिक टन। 180 मीट्रिक टन। और 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 kg।
एक मीट्रिक टन बराबर 1000 kg। ठीक है, कितना भारी होता होगा तो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगाय निम्न में से किस कुल में आती है। नीलगाय को तो देखबे किए होंगे आप लोग। नीलगाय जो है वो किस कुल में आती है, मतलब किसके जैसा दिखती है। तो गाय या बकरी या भेड़ या हिरन, नीलगाय जो है किसके कुल में आती है। तो ये हिरन के कुल में आती है। हिरन, नीलगाय जो है वो हिरन के कुल में आती है। अब ये नीलगाय और हिरन जो है, नीलगाय तथा हिरन मृग प्रजाति में आता है। मृग प्रजाति में आता है। इस प्रजाति वाले का एक खासियत होता है, इस प्रजाति वाला का एक खासियत होता है मृग प्रजाति का, कि ये जो अपना सींग जो होता है ना, उसको हर साल नहीं गिराती, मतलब इसका अस्थाई सींग होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, ये मृग प्रजाति जो होते हैं अस्थाई सींग वाले होते हैं। मृग प्रजाति अस्थाई सींग वाले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, क्या तना या बीज या जड़ या फल, कौन से भाग खाते हैं। आलू का कौन से भाग हम लोग खाते हैं। तो आलू का जो है वो हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना। मूली का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। शकरकंद का जड़ खाते हैं। ठीक है, प्याज का जो है मांसल फल खाते हैं। ये हल्दी और अदरक का प्राकंद खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है। निम्न में से इतने चारों में से कौन एक फल है। सब तो दिख रहा है सब्जी, लेकिन फल कौन है। तो आलू है या मूली है या भिंडी या शकरकंद है। निम्न में से कौन सा एक फल है। तो ये देखिए शकरकंद हम लोग समझते हैं कि शकरकंद फल है, लेकिन ये फल नहीं है। लेकिन भिंडी क्या है, फल है। उल्टा हो गया ना, भिंडी क्या है, फल है। भिंडी का जो ये भिंडी का पुष्पासन भाग हम लोग खाते हैं, ठीक है। भिंडी एक फल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि कुनाइन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। कुनाइन जब मलेरिया होती है तो कुनाइन औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये कुनाइन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना वृक्ष से। अब सिनकोना वृक्ष के छाल से होता है कि जड़ से होता है कि पत्ती से, कहाँ से होता है। तो ये सिनकोना वृक्ष के जो है वो छाल से प्राप्त होता है। कहाँ से, छाल से। अब इसके औषधि के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसकी औषधि का नाम बहुत सारा है, जैसे क्लोरोक्विन हो गया, कुनाइन हो गया, कामाक्विन हो गया, एड्रेविन हो गया। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 17 नंबर है कि मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर नाम के औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर, मतलब देखिए ये भी मलेरिया निदान के लिए औषधि ही है। तो आर्टीथर कितना नाम हो गया, 6-7 नाम अब तक हम बता चुके हैं। तो ये सभी नाम को आप लोग याद रखिएगा। पता नहीं क्या पूछ देगा, क्या पता है, क्योंकि एक ही को थोड़ी पूछते रहेगा पूरन के हमेशा। आर्टीथर नाम के औषधि जो है वो मलेरिया निदान के लिए होता है। तो ये जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, क्या बीजीय पादप से या कवक से या जीवाणु से या इनमें से किसी से नहीं। तो आर्टीथर जो है वो किससे प्राप्त होता है, बीजीय पादप से। किससे, बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन करता है। कीट जो है वो अधिकांश कीट श्वसन करता है, किससे करता है, त्वचा से करता है या क्लोम से, त्वचा से या क्लोम से या फेफड़ा से या बातक तंत्र से। कीट जो है वो किस ग्रुप में आते हैं, अभी हम बताए हैं कि कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, जो हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये कीट जो होता है वो बातक तंत्र के द्वारा
श्वसन करता है। कीट में जो है वो मैक्सिमम कीट में जो है आपको 6 पैर ही देखने को मिलता है, 6 पैर देखने को मिलता है। और इसकी जो है पूरी बॉडी वो 3 पार्ट में बटा होता है, इसकी बॉडी जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? जो बैक्टीरिया को मारता है, अंदर जाके जो बैक्टीरिया को मारता है या उसे प्रजनन मतलब उसमें वृद्धि होने नहीं देता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का दवा क्यों दिया जाता है? ताकि अगर अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होगा तो उसे या मार देगा या उसकी संख्या में वृद्धि होने नहीं देगा, उसे रेप्लिकेट होने नहीं देगा। इसका ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन या इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई नहीं, एंटीबायोटिक नहीं है। बताइएगा आप लोग कि इसमें एंटीबायोटिक जो है वो कौन नहीं है। तो इसमें एंटीबायोटिक कौन नहीं है? तो ये जो है सब का सब एंटीबायोटिक है, सब है। एरिथ्रियोमाइसिन भी, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी और पेनिसिलिन भी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। एक डीना हो जाता है, ये भी एंटीबायोटिक होता है। एक टेरामाइसिन, एक डीना और टेरामाइसिन भी एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर का आ रहा है कि पार्टी में गुब्बारे को फुलाने के लिए निम्न में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? पार्टी में जाते हैं तो पहले बैलून में पर नजर पड़ता है। अब पार्टी में जो वो बैलून फुलाया जाता है इसके लिए जो गैस आती है वो कौन सा अक्रिय गैस होता है? क्या जेनॉन होता है या हीलियम या आर्गन या नियॉन, कौन होता है? पार्टी में बैलून को फुलाने के लिए वो हीलियम अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ये मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो है 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड भी देखते हैं कि आप लोग को कितना याद रहता है। ठीक है, तो अक्रिय गैस जो होता है वो एक तत्व के रूप में गैसीय अवस्था में रहता है, और ये जो होता है रंगहीन, स्वादहीन और विषहीन होता है। ठीक है, और ये किसी के साथ जो होता है वो ऑक्सीकरण नहीं करता है। इसके कारण जो है वो ये एरोप्लेन जो ऊपर चलती है उसमें जो है टायर में यही गैस भरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ जो है ऑक्सीकरण करता ही नहीं है, इस नहीं करता है। इसके कारण जो है इसको ऊपर ले जाया जाता है, क्योंकि ये शांत गैस होता है, इसको किसी से मतलब नहीं होता है। किसको? तो ये हीलियम को। ठीक है, इसलिए जो है हवाई जहाज में इसका प्रयोग हम उड़ान भरने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। बाकी आपको मेरा क्लास कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, जय हिंद।